मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक से, नई बुक से। और उसका हाँ जी, हाँ जी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत का सामान्य परिचय रहने वाला है। भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मतलब हम इंडिया के साइज और लोकेशन से रिलेटेड आज की बातें हम करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आ रही है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है जी, करते हैं शुरू। ओके, हमारी बात क्या थी कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक है ये। सबसे पहले हम देखेंगे पहली बात से। और पहली बात क्या कहती है? वो ये कहती है कि हमारा जो देश है, यानी कि देश एक राजनीतिक इकाई होता है, एक पॉलिटिकल यूनिट होता है, जहां एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, कोई रूल और रेगुलेशन सेम होते हैं, उसको देश कहते हैं। तो हमारा भी एक देश है और उस देश का नाम है भारत। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां बनता है वो यही बनता है कि संवैधानिक दृष्टि से यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आवर कंट्री हैव टू नेम्स। हमारे देश के दो नाम हैं, एक इंडिया और एक भारत। याद रखें कि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बता दूं कि इंडिया को इंग्लिश में भी इंडिया कहते हैं, हिंदी में भी इंडिया कहते हैं। भारत को इंग्लिश में भी भारत कहेंगे, हिंदी में भी भारत कहेंगे। ये हमारे देश के दो नाम हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आप ये कह सकते हो भारत दैट इज इंडिया। मतलब दोनों नाम हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग सही हैं। तो संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के हमारे देश के दो नाम हैं। हमारे देश के दो नाम हैं। एक नाम भारत। भारत ये हमारे प्राचीन राजा भरत के नाम पे दिया गया है, तो हम इसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं क्योंकि हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा है ये। और दूसरा इंडिया। एक्चुअली इंडिया नाम किसने दिया था, इस बात को लेके जो बिना बुक की नॉलेज के बात करते हैं उनको लगता है कि इंडिया नाम जो है वो ब्रिटिशंस ने दिया। नहीं बेटा, जब ब्रिटिशंस, ब्रिटेन, इंग्लैंड की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी उस समय, जब यूरोप में यूनानी साम्राज्य, ग्रीक अंपायर था, और वहां के ज्योग्राफर जो थे उन्होंने यात्राएं की थी और उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर और सिंधु नदी से आगे का जो क्षेत्र है इसको इंडिया कहा था। एक्चुअली ये नाम इंडिया जो है वो ग्रीक यूनानियों ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले मैं नाम से रिलेटेड बातें कर लेता हूं। तो संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के कितने नाम हैं? दो, भारत और इंडिया। बाकी बातें पॉलिटिकल वाले सर आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाएंगे कि इंडिया दैट इज भारत, भारत ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है। ये वहां की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ओके, अगली बात, हमारे देश का प्राचीनतम नाम, प्राचीनतम नाम क्या था? आर्यवृत था। आर्यवृत था। मतलब सबसे पहले आज जहां इंडिया है इस वाले क्षेत्र का नाम आर्यवृत था, है ना? आर्यवृत था। आर्यवृत था। और वो किसके नाम पे दिया गया था? क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर का विशाल मैदान, वहां आर्य लोग रहते थे, है ना? जो, ये क्या था आर्यवर्त जो था, जो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बसने वाले
आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर दिया गया, दिया गया था। मतलब आर्यवृत हमने इसलिए कहा कि उत्तर भारत में आर्य लोग रहते थे, आर्य। हाँ, आर्य धर्म भी होता है, वैसे ये वैसे कल्चर होता है, हिंदू धर्म में ही होते हैं आर्य। तो ये वाली बात है सबसे पहली बात। अब क्या हुआ, बाद में इन आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ, इनका एक मोनार्की हुआ, बहुत पावरफुल था, और उसका नाम था भरत। भरत, भरत। और भरत के नाम पे बाद में इस आर्यवृत को भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा, भारतवर्ष कहा गया। ओके। बाद में, बाद में आर्यों के शक्तिशाली, आर्यों के शक्तिशाली राजा, पावरफुल मोनार्की, शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, इसका नाम क्या था? भरत। भरत के नाम पर इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को आर्यवृत कहा गया। क्या, सॉरी भाई, भारतवर्ष कहा गया। आर्यवृत तो पहले नाम था ही। क्या कहा गया? भारत वृष, भारतवर्ष कहा गया। सर ये कौन सी बात हुई? बेटा आर्यों का एक राजा था भरत, उस भरत के नाम पे बाद में इसको नाम दिया गया भारतवर्ष, यानी उस भारत राजा का क्षेत्र, भारत राजा का क्षेत्र। और यही बाद में धीरे धीरे बदलते बदलते भारतवर्ष क्या हो गया? भारत हो गया, भारत हो गया। तो ये हमारे देश के पुराने नाम है। सबसे पुराना नाम है आर्यवृत, फिर हमारे नाम आया भारतवर्ष। इसके बाद क्या हुआ, जब कोई भी इंडिया में आएगा, जब कोई भी इंडिया में आएगा, आपको बता दूं कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये वाला एरिया, ये वाला, इसको एक सेकंड आप देखेंगे, ये जो एरिया है ये अरब, अरब देश, अरब। और यहाँ के लोग जो हैं वो अरबी भाषा बोलते हैं, और यहाँ से ईरानी भारत में आए। तो आपको पता होगा यहाँ एक नदी बहती है, ये वाली, इस नदी को हम कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को इंग्लिश में, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, यूनानियों की भाषा का नाम एक ग्रीक होता है, उसमें इसको कहा गया था इंडस रिवर। इसीलिए आज भी हम गंगा को इंग्लिश में गंगा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, सतलज को सतलज कहते हैं, बट सिंधु को आज भी हम इंडस बोलते हैं। तो इसी प्रकार इन ईरानियों की भाषा में इस सिंधु नदी को क्या कहा गया? इस सिंधु नदी को हिंदू कहा गया। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा गया, और सिंधु घाटी को, घाटी मतलब मैदान को, हिंदू घाटी कहा गया, और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। तो आपको अगला नाम याद रखना है कि भारत को किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया। आपको याद रखना है ईरानियों ने, ईरानियों ने सिंधु घाटी को, सिंधु घाटी को हिंदू घाटी, हिंदू घाटी व इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम जिसको हिंदी में भारतवर्ष बोलते थे उसी को इन्होंने हिंदुस्तान कहा, और सिंधु घाटी को इन्होंने क्या कहा? हिंदू घाटी का। मतलब हमारे देश को ये जो नाम दिया गया हिंदुस्तान, ये कौन सी नदी के नाम पे दिया गया? सिंधु नदी के नाम पे दिया गया था। ओके। बेटा क्षेत्र कहाँ लिखा है मैंने? इस
इस नाम पे इस क्षेत्र का मतलब है जहां आज इंडिया है वहां, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले देश कहाँ होगा, वहां उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। अरे उस समय तो अलग अलग रियासतें प्रोविनेंसली स्टेट्स थे। आप बताओ उनको आप देश कैसे कहोगे? देश तो एक्चुअली आप कह ही नहीं सकते। देश तो आप तब कहोगे जब हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र होगा, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। उससे पहले तो हम उसको देश कह ही नहीं सकते थे। तो ईरानियों ने सिंधु घाटी को इंदु घाटी व इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। ओके, अगली बात हमारी आएगी यूनानियों की। यूनानियों, अच्छा आपको पता है कि ये यूनानी कौन थे? आपको नहीं पता है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य सागर के आसपास का, इस क्षेत्र को हिंदी में कहते हैं हम यूनानी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रीक। क्या बोलते हैं? ग्रीक। ये यहाँ के लोग, आपने नाम सुना होगा इरेटोस्थनीज, हिकेटियस, हेरोडोट्स, ये सब यहीं के वे, अरस्तु, ये सब यहीं के वे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये लोग यात्रा करने आए और इन्होंने इस रिवर को, सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा और इससे आगे वाले देश को इंडिया कहा। तो हम अगली बात पे चलेंगे। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस इंडस व इस देश को इंडिया कहा, इस देश को इंडिया कहा। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश को इंडिया नाम जो है वो यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने दिया था, अंग्रेजों ने नहीं दिया। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब आज के दिन जैसे हमारे योगी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच का क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता है और यहाँ पहले हिंदू लोग रहते थे इसलिए हिंदुस्तान कहलाता है। बट इसका धर्म से कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअली इस बात का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बातें आपने लिख ली तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि आपने लिख ली, और लिख ली तो फिर हम आगे चलेंगे। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान है। आपको जो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है उससे इंडिया की ज्योग्राफी बहुत आसान है। एक्चुअली आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़े थोड़े से ही काम चल जाएगा। हाँ, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। ओके, ओके भी सोनिया, ठीक है बेटा, इट्स ओके। चलेंगे, हम अगली बात पे चलेंगे। हाँ, अब हमारी अगली बात आएगी, वो ये आएगी कि हमारा इंडिया है कहाँ। तो भी देखो, ये हमारे कहाँ हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में, विश्व में इंडिया कहाँ है। तो यदि हम बात करें तो विश्व में इंडिया एशिया महाद्वीप में। आपको पता होगा ये रेड रेड कलर वाला जो भी है, ये कौन है? ये एशिया महाद्वीप है। इसमें ये यहां तक एशिया महाद्वीप है, ये सारा एशिया महाद्वीप है। आपको ऐसे बताना होना कि विश्व में भारत कहाँ है? एशिया में। ठीक है जी, एशिया में कहाँ है? तो एशिया में, दक्षिणी एशिया में। एशिया में कहाँ है? दक्षिणी एशिया में। और तभी आपने सुना है कि भारत किसका सदस्य देश है? सार्क का। सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिणी एशिया के देशों का संगठन होता है। तो विश्व में भारत जो है वो कहाँ है? विश्व में भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया के दक्षिणी भाग में। बिल्कुल हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व में भारत। विश्व में भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है जी, ये तो बात आ गई कहां पे?
विश्व में, धरातल में। यदि सवाल आ जाए आपके इसका पृथ्वी का, कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है, तो क्या बताओगे? तो पृथ्वी पर भारत, पृथ्वी पर भारत। सर ये कौन सी बात हुई? बेटा ये पूरी पृथ्वी है। विश्व का मतलब होता है केवल लिथोस्फियर, स्थल भाग, केवल स्थल, जल वाला भाग नहीं आता। ये पृथ्वी है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ये होता है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, गोल का आधा भाग, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो कोई देश इक्वेटर के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, नीचे होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। फिर हम एक और रेखा खींच देते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अब क्या होता है, जो यहां होता है उस, वो होता है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट में, ये होता है वो होता है साउथ वेस्ट में, और यहाँ होता है वो होता है साउथ ईस्ट में। अब आपको देखना होगा कि इंडिया कहाँ है। आपने बिल्कुल पहले भी पढ़ा होगा, इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, और 78 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। आप देख रहे हो इंडिया के दो आ रहे नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर और ईस्ट में। तो बाहर पृथ्वी पर भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में एशिया में स्थित है। बिल्कुल सही बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आता है भारत को, भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, उपमहाद्वीप भी कहते हैं। मतलब इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। सवाल ये यहाँ ये आता है, क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, सर सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? बेटा कॉन्टिनेंट का मतलब होता है स्थल का वह भाग जो दूर दूर तक फैला है और अलग थलग है। अलग थलग है मतलब अलग होना चाहिए। जैसे ये एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, दक्षिण अमेरिका अलग है, उत्तरी अमेरिका अलग है। ये ग्रीनलैंड इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका इसका भाग हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया अलग है। ये होता है महाद्वीप और उपमहाद्वीप। तो थोड़ा सा आपको इसको मिटा के दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। हाँ, ये आपको समझ में तो आ ही गया, यूनान कहाँ है, ग्रीक कहाँ है, ये तो क्लियर है ही। अब देखिए आप, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में इधर हिमालय फैला है, यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ तक फैला है, और यहाँ एक पर्वत पाकिस्तान में फैला है। तो ये इतना जो भाग है ये एशिया से अलग है। इसमें कौन कौन आता है? पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, नेपाल, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। इन सबको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये खुद एशिया से अलग है। ये खुद एशिया से क्या है? अलग है। एशिया एक महाद्वीप है, उसमें भारत हिमालय के उस पार वाला भाग यदि हम देखें तो वो अलग है। हाँ, वो उसको पार करके जाना मुश्किल है, तो वो एक अलग स्थल भाग हो गया। इसलिए इस वाले पार्ट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। आपको याद रखना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन आएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपके देश आएंगे, इसमें भारत आएगा, आपका पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, और बांग्लादेश, बांग्लादेश। श्रीलंका और मालदीव नहीं आएंगे, शामिल होंगे।
शामिल होंगे। आपसे ऐसा कोई सवाल कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। आप बता दोगे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। सर ये क्यों आते हैं? बेटा आप एक बात बताओ, नेपाल भूटान के उत्तर में एक पर्वत है जिससे वो चाइना से अलग हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक पर्वत है उससे वो अलग हो रहे हैं। भारत के पूर्वी सीमा पे, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे पूर्वांचल हिमालय है जिससे हम म्यांमार से अलग हो रहे हैं। तो हमारा एक लैंड पार्ट जो है वो अलग थलग हो गया, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप है जो बाकी एशिया के पार्ट से अलग है। बिल्कुल जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब हम बात करेंगे अगली बात, और वो बात करेंगे एरिया की, बाई एरिया। आपको पता है द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है भी? अगले पेज पे बात कर लेंगे, आप जल्दी लिख लें, जल्दी लिखें और फिर मुझे बताएं कि आपने लिख लिया। लिख लिया अभी? शाबाश, जल्दी बताएं लिख लिया तो। ओके, अब हमारी अगली बात स्टार्ट करते हैं हम। और अगली बात जब हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या एरिया, बाई एरिया। तो आपको पता है द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हम हिंदी में लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है रे? तो हम बताएंगे 32,87,000। अच्छा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बेटा जब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो आपको याद रखना है कि 10 लाख में 1 मिलियन बनता है, और तब आप इसको बोलोगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो ध्यान रखे कि यहाँ क्या आएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आएगा इंडिया का क्षेत्रफल। ओके, इसके बाद आपको एक तरीके से और भी ये क्षेत्रफल याद रखना है, और वो याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल 12,000 और 69,000, 69 कितने हो गए? 69 हो गए, 69,219 वर्ग मील है। सर ये क्यों बताया? बेटा ये इसलिए बताया कि कई बार ऑप्शन वर्ग मील में होते हैं, तब आप क्या करोगे, इसका भी ये सेम आएगा, 1.26 मिलियन स्क्वायर, क्या क्या आ जाएगा यहाँ, माइल्स। माइल्स, ये आपका इसमें आ जाएगा। यदि इसमें पूछा जाए, इंग्लिश वाले ऑप्शन को आप देख रहे हो तो वहां आपको मिलियन स्क्वायर मिलेगा, और जब आप हिंदी वाला देखोगे तो उसमें लाख वर्ग किलोमीटर मिलेगा। मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ये वाला लिखा जाएगा 12.69 लाख वर्ग मील। आपको ये ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद क्या आता है, इंडिया वर्ल्ड के कितने प्रतिशत भाग पे फैला है? तो भारत विश्व के 2.4% भाग पर फैला है। विश्व, विश्व का मतलब होता है बेटा ओनली लैंड एरिया, ओनली लैंड एरिया। अर्थ का मतलब होता है जल और स्थल दोनों। ओके, इतनी बात लिख ली। इसका मतलब इंग्लिश में आप लिखोगे, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का 2.4 जो है वो कवर करता है। ठीक है जी,
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे विश्व के बड़े देशों की। एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो मैंने केवल इसीलिए लगाया है। एक तो देखो, आपको क्या यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। ये 9th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, ये 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है और ये इसका पेज नंबर है 2। और ये देखिए आपके यहाँ क्या लिखा है, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहां से लिया गया है, ये सोर्स कहां से लिया गया है, यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो डेमोग्राफिक ईयर बुक आती है उसका डाटा लिया गया है। और ये क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। दूसरा बड़ा देश कौन है, कनाडा। विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। तीसरा बड़ा देश कौन है, यूएसए। विश्व का चौथा बड़ा देश कौन है, चीन। विश्व का पांचवा बड़ा देश कौन है, ब्राजील। विश्व का छठा बड़ा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सातवां बड़ा देश कौन है, भारत। और विश्व का आठवां बड़ा देश कौन है, विश्व का आठवां बड़ा देश कौन है, विश्व का आठवां बड़ा देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। विश्व का नौवां बड़ा देश कौन है, कजाखस्तान। और विश्व का 10वां बड़ा देश कौन है, अल लीबिया। चलो इसको रहने देते हैं। ये विश्व का 10वां बड़ा देश होता है। 9 तक बहुत है, 8 तक भी बहुत है, 7 तक भी चलेगा, तो 10वें की जरूरत नहीं होती। अल्जीरिया अफ्रीका का होता है, बट मेरे अभी चलते चलते याद आई कि मैंने लिखवा दिए। इसमें एशिया महाद्वीप जब पढ़ा है तब, अब जरूरत नहीं है। सर ये आपने क्यों लगाया मैप, बेटा मैंने इसलिए लगाया, आप यहां देख रहे हो तीसरे नंबर पे विश्व का बड़ा देश कौन सा लिखा है, यूएसए। यूएसए। आप गूगल पे सर्च करोगे तीसरा बड़ा देश कौन लिखा मिलेगा, चीन। आप कहीं भी सर्च करोगे, गाइड पढ़ोगे मैक्सिमम, वहां 3 नंबर पे विश्व का बड़ा देश कौन लिखा मिलेगा, चीन। जबकि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, 9th क्लास की बुक है। एक मिनट आपको बुक भी दिखा देता हूं। ये क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये वाली बुक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। और आप 3 पेज पलटोगे, उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, क्या आ गया, इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री। देखो ये यहीं से फोटो लगाई है मैंने। तो आपको यही माननी है, गूगल की नहीं माननी, एआई की नहीं माननी, किस चैट जीपीटी की नहीं माननी। विश्व के बड़े देशों में यूएसए का तीसरा नंबर है और चाइना का चौथा नंबर है। या आप देख रहे हो 9.38 और 9.60। सर ये ऐसा क्यों है, बेटा तिब्बत जो है ना, तिब्बत, भारत, यूएसए तिब्बत को अलग देश मानते हैं। चाइना कहता है कि तिब्बत हमारे अंडर में है। तो जब तिब्बत वाला एरिया इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, बट उसको मान्यता नहीं है ना। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा कौन है, कनाडा, तीसरा कौन है, यूएसए, चौथा कौन है, चीन, पांचवा कौन है, ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। भारत का कौन सा नंबर है, सातवां। ये आपके लिए काम के सवाल है। इसके बाद आपके लिए और क्या बन सकता है, और ये बन सकता है कि रूस भारत से कितना बड़ा है। तो भारत 3.28 और ये आप देख पा रहे हो कि लगभग लगभग 17 है। तो रूस कितना बड़ा हो गया, रूस बेटा भारत से 5.5 गुना बड़ा हो गया। 5.5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल सही बात है। शर्मिला बेटा, मैं ये फोटो क्यों लगा रहा हूं, सारा देश 3 नंबर पे चाइना कराता है, मुझे 4 नंबर पे चाइना कराना था, तभी तो मैंने आपको बुक ही दिखाई है, ताकि कोई बच्चा शक ना करे, डाउट ना करे कि सर ने ऐसे कैसे बढ़ा दिया। बेटा 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक है, इस साल हमारी अपडेट हो के आई है, उसमें लिखा है। तो आपको समझ में आया कि रूस जो है वो भारत से 5.5 गुना बड़ा है। अब देखो ये लगभग लगभग तीनों सेम सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और भारत को 3 से गुणा करें तो ये तीनों दो देश हैं, कनाडा, यूएसए, चाइना, ये भारत से कितने बड़े हैं, 3 गुना।
3 गुना, लगभग 3 गुना ही बढ़े बेटा, 3 ही हुए। 3 तिया 9, और आगे वाले को 0.28 को 3 मान लो, तो वो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर बराबर हो गए। मतलब कनाडा यूएस से, चाइना भारत से 3 गुना बड़े हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें तो सर ब्राजील कितना बड़ा है? तो ब्राजील 3 से थोड़ा कम है, तो आप ये कह सकते हो 2.5 गुना बड़ा है। 2.5 गुना बड़ा है। और ये वाला ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है? तो ये भी लगभग 2-2.5 गुना बड़ा है। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप अपनी नोट कर लो। भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बेटा गूगल पे जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सही है। गूगल कौन देखेगा, किताब मानी जाएगी। और हरियाणा के एग्जाम में तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वही फाइनल है। चलो ये बातें नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, फिर हम आगे चलेंगे। इसको कोई गलत माने तो आप एनसीईआरटी प्रेजेंट कर सकते हो 9th क्लास, तो आपका सही मानना पड़ेगा। और और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हमारे पास ऑथेंटिक डाटा होने चाहिए। आप ये लिख सकते हो कि कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगा इससे। सबने लिख लिया भाई? हाँ भाई, लिख लिया। तो हम आगे चलेंगे अब हम चलेंगे कहाँ पे? हमारा जो पेज था वो ये था। तो आपको समझ में आया भारत विश्व का भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है कि नहीं? अभी 7वां बड़ा देश है। पहला कौन है? पहला रूस। दूसरा कौन है? कनाडा। तीसरा कौन है? यूएसए। चौथा कौन है? चीन। पांचवा कौन है? ब्राजील। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन है? भारत। ठीक है। और रूस भारत से कितना गुना बड़ा है? रूस की बात करें तो 5.5 गुना। ये 5.5 गुना बड़ा है। और ये तीनों जो है वो भारत से 3 गुना बड़े हैं। और इन दोनों को 2 से 2.5 गुना बड़े हैं। 2.5 गुना बड़े हैं। ये आप याद रख लेंगे, रख लोगे। अब हम बताएंगे कि भारत किन किन से बड़ा है। भारत किन से बड़ा है? आप लिख लें, भारत पाकिस्तान से, हमारा छोटा भाई है, उससे तो हम कंपेयर करेंगे ही करेंगे। भारत पाकिस्तान से 4 गुना। पाकिस्तान से 4 गुना। कोई जरूरी नहीं है बेटा हम पाकिस्तान का नाम आते ही जहर ही उगले। हम इसको भाई भी बता सकते हैं क्योंकि हमारे से अलग हुआ है। वो आपको आदत पड़ जाएगी पूरे हर चीज के प्रति जहर उगलने की। हाँ, फ्रांस से फ्रांस से 6 गुना। पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है। जर्मनी जापान से 9 गुना बड़ा है। जर्मनी व जापान से 9 गुना बड़ा है। जर्मनी व जापान से 9 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 13 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 13 गुना। और एक और रह गया, बांग्लादेश से 23 गुना। बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है भारत। पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 13 गुना, बांग्लादेश से 23 गुना भारत बड़ा है। ठीक है जी, इतनी बातें आपको लिखनी है। चलें अगली बात पे।
अरे कुछ समझ आ रहा है क्या? हेलो। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलूं आगे? ठीक है। इसके बाद हमारी अगली बात आती है ये वाली, कि भारत का लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो देखिए आप, यहां आप देख रहे हो भारत 8 डिग्री से थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। ये 8 डिग्री है, ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है, ये आपकी जैसे मान लो 22 आ गई, फिर आगे आपकी 28 आ गई, 32 आ गई, 36 आ गई। ये हमारे क्या है, ये लैटिट्यूड अक्षांश है। और ये वाले जो है आपके वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। तो भारत शुरू कहां से होता है, यहां से, यहां से यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। और ऊपर कहां तक है भारत, एकदम लास्ट पॉइंट भारत का 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया फैला है। ओके। लॉन्गिट्यूडनल, तो इंडिया इधर शुरू होता है, यहां पे ये लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कई बच्चों को ये लग जाता है सर दोनों ईस्ट कैसे है, बेटा भारत 0 डिग्री के पूर्व में है, तो 68 69 90 ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे। और यहां भारत का आखिरी जो पॉइंट है वो 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट तक है। तो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। ओके। अब अगली बात सुनिए। हाँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम बात करेंगे कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन, बिटवीन कहा, द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, इसको बस इतना याद रखना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, कि ये जो है ना बेटा, इसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश। अक्षांश। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये जो हमारा है ना, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं देशांतर। देशांतर। और इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको ध्यान रखने। भारत, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, भारत अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। और फिर हम देखेंगे विस्तार यानी कि एक्सटेंट कितना है इसका। और अब हम घटा देंगे 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे, ये 29 डिग्री और 2 मिनट आ जाएगा। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार आ गया। क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट। ये मिनट है बेटा, डैश जिसके आगे होती है वो मिनट होता है और गोल वाली डिग्री होती है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद इसकी, भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई। ये हमारी लंबाई होती है, देखो ये लिखी हुई, ये लिखी हुई ये लिखी 3214। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। ये कितनी होगी, 3214 किलोमीटर। तो याद रख लेना आप, क्या याद रख लोगे, 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में 32 डिग्री आता है।
कि सर ये तो 29 भी आता है। तो बेटा वो तो आपको ऐसे थोड़ा आइडिया याद रखना पड़ेगा कि भारत लंबा ज्यादा है, और भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। फिर हमारे काम का सवाल बनेगा क्या? भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु, नॉर्थेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, देखो यहां है, यहां है इंदिरा कॉल। नाम क्या है इसका? इंदिरा, इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा। और कोल, कोल क्या होता है? एक्चुअली बेटा कोल जो होता है, कॉल इज ए पास फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, मतलब हिमानी द्वारा, बर्फ की नदी द्वारा पर्वत को काट के बनाया गया आर पार रास्ता जो होता है उसको कोल बोलते हैं। तो इंदिरा कोल जो है वो भारत का नॉर्थस्ट पॉइंट है, नॉर्थस्ट पॉइंट है। आप ये कह सकते हो इंडियाज नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, और साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो यहां है, यहां देखो, यहां एकदम ये 8 डिग्री से भी नीचे 6 डिग्री 45 मिनट पे, 6 डिग्री 45 मिनट पे। और यहां है इंदिरा बिंदु, भारत का इंदिरा बिंदु जो 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ पे है। जो ये इंदिरा कोल कहाँ है? ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है। और अब याद रखना है भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ पे है और अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो ये भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। और आपको ये याद रखना है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। यानी कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें आपका ये इंदिरा पॉइंट जो है ये पानी के नीचे डूब गया, इंदिरा पॉइंट पानी के नीचे डूब गया। ये बात आप नोट कर लें यहां, 2004 में आई, इंग्लिश वालों के लिए एक दोबारा बोल दूंगा, आई सुनामी में, सुनामी में इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु समुंदर में डूब गया, समुंदर में डूब गया। इंदिरा बिंदु जो है वो समुद्र में डूब गया। ठीक है जी, इंग्लिश वाले बच्चों एक बार वापिस बोल देता हूं, लिख लो। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, ड्यूरिंग द सुनामी। ये बात आपको लिखनी है। लिख लिया भाई? अरे नींद आ रही है क्या? हेलो, हो गए क्या भाई? अभी तो क्लास बहुत देर और होनी है। अभी तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगले 1 घंटे तक यही क्लास आपकी कंटिन्यूअस होनी है। अरे वाह सर गड़बड़ हो गई। बेट- हो गई तो हो गई बेटा, अब क्या ही करें, ये तो कंटिन्यूअस है आज तो 2 घंटे, है ना? ये बातें लिख ली कि आपने? जल्दी लिखो, मैं हट जाता हूं, जल्दी लिख लो फिर आगे चलेंगे। हाँ, कई बार एग्जामिनर बहुत खतरनाक मूड में होता है तो ये भी पूछ लेता है कि इंदिरा बिंदु किस द्वीप पर है।
अंडमान निकोबार से काम नहीं चलाता वो, वैसे ही पूछ लेता उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार, ना ऐसे निकोबार में भी पूछ लेता है। तो ये निकोबार में भी एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर है। लेकिन ये बहुत बारीकी की बात है, इतना सवाल बहुत मुश्किल होना चाहिए। इंदिरा बिंदु ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगली बात पे। और अगली बात ये होती है कि यहां भारत की मुख्य भूमिका एक दक्षिणी बिंदु है, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो सर फिर भारत का दक्षिणी बिंदु आए तब कन्याकुमारी करें कि इंदिरा बिंदु करें? जब पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा बिंदु ही करना है, लेकिन जब लगाए भारत की मेनलैंड का मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन है, तब आपको करना है कन्याकुमारी। आपको एक बात और लिखनी है, वो लिखो, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये आपका है कन्याकुमारी। कुछ बच्चे कैसे कन्याकुमारी कैसे केरल बना लेते हैं, जबकि एग्जैक्टली कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके ओके सोनिया, ओके ओके। हाँ, अगली बात पे चले। भारत की मुख्य भूमि मैनलैंड, मैनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। एक बात और याद रखना, इससे केप ऑफ केप ऑफ केमोरीन, केप ऑफ कैमोरीन भी कहते हैं, इससे केप ऑफ कैमोरीन भी कहते हैं। कन्याकुमारी का एक नाम और है केप ऑफ कैमोरीन, केप ऑफ कैमोरीन भी कहते हैं इसको। हाँ, केप ऑफ कैमोरीन या कन्याकुमारी कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये तो तुम्हें वैसे भी पता ही है। ओके बेटा, इतनी बातें समझ में आई? अरे छोरे वहां पर करो रहे आई गए। एक क्वेश्चन पूछ ले क्या, बताओ? क्वेश्चन है ये वाला, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के किस राज्य से गुजरता है? भारत के किस राज्य से गुजरता है? इससे आसान सवाल कोई आएगा क्या? पहला है केरल से, दूसरा है तमिलनाडु से, तीसरा है कर्नाटक से, और चौथा है उपरोक्त किसी से नहीं। बताओ, जिसको एक सही लगता है वो एक एक की बात हो, एक उंगली ऊपर करो कि सर एक सही। दो लगता है दो कर दो, तीन लगता है तीन कर दो, चार लगता है चार कर दो। शाबाश, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही बताया। इट मींस यू आर इंटेलिजेंट। इसका राइट आंसर ये है। सर ये कौन सी बात हुई? अरे मेरे बेटा, भारत शुरू ही कहां से होता है? भारत तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। ये ऐसे है, ये 8 डिग्री यहां है, और भारत शुरू होता है 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से। तो 8 डिग्री भारत के किसी राज्य से नहीं गुजरेगा, 8 डिग्री भारत के किसी राज्य से नहीं गुजरेगा। पेपर में दूसरा क्वेश्चन आ जाए ऐसे, दूसरा क्वेश्चन आ जाए ऐसे,
37 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के किस राज्य से गुजरता है? और अब की बार ऑप्शन आ जाए। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 J&K, नंबर 3 हिमाचल प्रदेश और नंबर 4 उपरोक्त किसी से नहीं। उपरोक्त किसी से नहीं। तो क्या उत्तर आएगा? अब की बार बताओ। अब की बार में एक को जो सही कर मानता है ऊपर एक उंगली करो, दो को मानता है दो, तीन को तीन, चार को चार। शाबाश, बताओ भी। 4 बच्चे ऊपर हाथ कर रहे हैं, बाकी ऐसे क्या होता मरे अपने टाबर तेरी का मोटी कर दी दामी दो हैं। अभी क्या ही आंसर है ये, आप बताओ। कोई क्वेश्चन था कि अब मान लो ये है तो 37 डिग्री 6 मिनट है, तो 37 पहले आएगा। तो भारत के कहां से गुजरेगा? लद्दाख से। कहां से गुजरेगा रे? लद्दाख से। ये राइट आंसर। हर बार उपरोक्त किसी से नहीं आएगा, अब की बार लद्दाख से आएगा। अब की बार किससे आएगा? लद्दाख से। क्योंकि पहले 37 आएगा, भारत 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 नीचे आएगा तो लद्दाख से गुजरेगा। 8 डिग्री नीचे था, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा था। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस ओर बढ़ रहा है और किस ओर घट रहा है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगली बात पे चलेंगे। अब हम बात करेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार की। तो एक बार आप अपना मैप बनाना भी सीखें, थोड़ा बहुत आपको आना भी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। और यदि हम बात करें भारत के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो भारत है वो इधर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होके और इधर 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट के मध्य फैला है। और यहां से यहां ये लंबाई 2933 किलोमीटर है, बिल्कुल। और भारत का यहां जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है कीबीथू। कीबीथू। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। और इधर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गौर माता। और गौर माता जो आपका है वो गुजरात में है। गौर माता जो है वो गुजरात में है। तो इतनी बातें तो आपको याद रखनी है। ओके, चलो अगली बात पे चलें इसके बाद। तो ये आपकी बातें थी भारत के देशांतरीय विस्तार की। आप लिखे भारत देशांतरीय दृष्टि से। भारत देशांतरीय दृष्टि से। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, है ना। भारत देशांतरीय दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य फैला है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य फैला है। और फिर आपका आएगा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? तो हम क्या करेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे और ये आएगा 29 डिग्री और 18 मिनट। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आया है, सत्य असत्य कथन की पहचान करिए कि भारत के अक्षांशीय विस्तार से
देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, ठीक बात है। अब इधर देखो आप, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, 29 डिग्री 2 मिनट, और आप देशांतरीय विस्तार देखिए 29 डिग्री 18 मिनट। एक बात और देखनी है आपको, यहां आप देखोगे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214, और जब आप यहां देखोगे तो आपको मिलेगी 2933। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये आ गया हो बाई चांस कि सर देखो विस्तार देशांतरीय ज्यादा है बट भारत की चौड़ाई कम है, ऐसा क्यों? तो बेटा आपको एक बात का पता होना चाहिए, देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, और जहां अरुणाचल प्रदेश है वहां 30 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो वहां देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसलिए देशांतरीय विस्तार ज्यादा होते हुए भी भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कम है, यानी कि लंबा भारत ज्यादा है और चौड़ा कम है। और याद रखना, भारत का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है और अक्षांशीय विस्तार कम है, मतलब एक दूसरे के उल्टी बात है। कुलदीप जागलान, बता भाई, अभी क्लास है 3 PM तक। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ऊपर से कि आपको 3 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो इतनी बातें क्लियर होगी, पूर्व से पश्चिम की बात याद होगी। अब याद रखिए, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कीबीथू, कीबीथू। आजकल ये कीबीथू फिक्स हो गया, पहले एक वांगलू वांगलू भी आता था, बट अभी अमित शाह ने कम से कम पार्लियामेंट में 50 बार ये कह दी कि भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। और भारत का पश्चिमी बिंदु, इसमें अभी भी डाउट रहता है, अभी भी हमारे पास दो डाटा होते हैं, एक होता है गोरमाता और एक होता है सर क्रीक, दोनों ही सही है, और ये गुजरात में है और भारत का पश्चिमी बिंदु है, भारत के पश्चिमी बिंदु है। अनिल श्याग, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि भारत यहां से यहां 3214 किलोमीटर लंबा है और इसका अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट, और भारत पूर्व से पश्चिम जो है इसका देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट, जबकि इसकी लंबाई 2933 है। मतलब देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से ज्यादा है, परंतु भारत की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। ये तो आपको खुद को रिपीट करनी पड़ेगी, मेरे रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, भारत का पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु, यहां तक की बात क्लियर हो गई। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने स्टेट से गुजरेगी, ये वाली बात हम करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, तो इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? हेलो, जिस जिसको नींद आ रही है ऊपर हाथ करो, जिसको आ रही है उसकी बात है। ये सर मुझे आ रही है तो सो जा भाई, तेरे को किसने मना किया है, हैं? क्यों? सो जाओ, बैठे बैठे। हाँ, आबाश, नींद आने से काम नहीं चलेगा बेटा, आज नींद आएंगी तो फिर आगे जिंदगी भर नहीं आ पाएंगी, बड़ी समस्या है ये, और आज नहीं आएंगी तो पूरी जिंदगी आराम से आएंगी, इसलिए आज की नींद को छोड़ दो और आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बात थी, ठीक है जी।
अब आपके ये दिख रही, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नाम किसका है? 23.5 डिग्री नॉर्थ का नाम है। 23.5 डिग्री नॉर्थ का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है? नंबर 1 गुजरात से, नंबर 2 26 किलोमीटर राजस्थान से। राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा की लंबाई सबसे छोटी यही है, सबसे लंबी है एमपी में, एमपी। नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, 7 पे त्रिपुरा और 8 पे मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the 8 states of India. 23.5 degree north is called tropic of cancer. We called this line करक रेखा also, है ना? हम इसको करक रेखा बोलते हैं। करक रेखा इंडिया को, करक रेखा इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वैसे हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इक्वली 2 पार्ट्स हैं, इक्वली 2 पार्ट्स, आधा ऊपर और आधा नीचे। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा कह सकते हैं, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बात थी, बस इतनी बात बतानी है। एक आपको बतानी है कि कौन सा शहर कर्क रेखा पे स्थित है। आप देखोगे झारखंड की राजधानी रांची, रांची एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। वेस्ट बंगाल में एक स्थान है, वेस्ट बंगाल में एक स्थान है दुर्गापुर। क्या नाम है? दुर्गापुर। वो भी एकदम आपके कहां है? एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उज्जैन है, रतलाम है, गांधीनगर है। ये इस कर्क रेखा के नियर बाई स्थित है, नियर बाई। बेटा आपको अपनी आंख खोल के ऐसे देखना है कि नियर बाई में वो ऊपर है या नीचे है, ये आपको देखना होता है। अच्छा, देखोगे कहां? देखने के लिए आपके पास होनी चाहिए एटलस। किस किस के पास है बताओ? एटलस किस किस के पास है? आज मेरे वाली खो गई भाई, मैं ढूंढता हूँ 1 मिनट में, कहीं मिलेगी तो। हाँ, ये मिल गई। ये वाली एटलस आपके पास होनी चाहिए। अब ये एटलस किस किस के पास है, कौन कौन लेके आए बताओ? शाबाश। अब अपनी निकाल के देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से जा रही है? कर्क रेखा। बेटा ये ज्योग्राफी है, जब तक आप मैप नहीं देखोगे काम नहीं बनेगा। आप पहले पहले पेज पे ही सेटलस में जो मैप दिखा रखा है उसमें देखिए, बहुत सारे आपको शहर मिलेंगे। पहला गांधीनगर कर्क रेखा के नीचे स्थित है, अहमदाबाद नीचे स्थित है, भुज नीचे स्थित है कर्क रेखा के। अब मेरे वाली एटलस में नहीं दिखेंगे आपके, आप ऐसे देख रहे हो दिखेंगे नहीं? दिखेंगे बेटा, अपनी में देखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो रतलाम नीचे है, उज्जैन नीचे है, भोपाल नीचे है, जबलपुर नीचे है। आप देखोगे रांची एकदम ऊपर है, दुर्गापुर एकदम ऊपर है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ऊपर है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल ऊपर है। अब इससे क्या फर्क पड़ा सर? से फर्क ऐसे पड़ा बेटा, क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन से शहर में सूर्य पूरे साल में एक दिन भी सीधा नहीं चमकेगा? तो जो कर्क रेखा के ऊपर होगा वहां सूर्य कभी सीधा नहीं चमकेगा, वहां सूर्य कभी सीधा नहीं चमकेगा। ये वाली बात होती है। तो आपको लिखवा दूं ये बात, कर्क रेखा वाली बात। आप लिखें कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो तो ऊपर हाथ कर देना, दोबारा से पूरी बातें बता देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात है। अब पहली बात लिखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं।
जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। आपको याद रखना है, कल परसों आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया देश पढ़ा था, उसके भी बीचों बीच से गुजर रही थी कि नहीं गुजर रही थी बताओ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट और पासेज थ्रू द 8 स्टेट्स। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, सबसे छोटी राजस्थान से गुजरती है 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से। नंबर 3 मध्य प्रदेश, सबसे लंबी मध्य प्रदेश, लंबाई याद करने की जरूरत नहीं होती। 4 नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है और 5 नंबर पे झारखंड से गुजरती है। 6 नंबर पे वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल से गुजरती है और 7 नंबर पे आपकी गुजरती है त्रिपुरा से और 8 नंबर पे मिजोरम से। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये कोई बहुत विशेष सवाल नहीं है। अब जो इसके नजदीक स्थित है ना, उनका सवाल काम का है। कर्क रेखा पर स्थित, तो 2 बात आपको याद रखनी, एक तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची, और एक दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका कहां है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है और ये एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित है एकदम। हाँ, अगली बात, कर्क रेखा के दक्षिण में निकटतम नगर। अब मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये तो पता ही है कर्क रेखा के दक्षिण में, यहां तो सूर्य सीधा चमकेगा ही, बट बहुत नजदीकी बात आ जाए तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको बताना है कौन कौन। एक तो भुज इसके नजदीक है, एक गांधीनगर इसके नजदीक है, बट है दक्षिण में ये। एक आपका उज्जैन है, एक आपका रतलाम है, एक आपका भोपाल है, भोपाल। ये मेनली आपके भुज, गांधीनगर, उज्जैन, उज्जैन एक मात्रा और लगानी पड़ेगी क्या, रतलाम, भोपाल, ये इसके कहां है? ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और लिखना चाहो तो जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर एमपी में है, आपको पता होगा जबलपुर। एक अंबिकापुर भी छत्तीसगढ़ का इसके नजदीक स्थित है, अंबिकापुर, अंबिकापुर। एक आपको याद रखना है, वो क्या नाम है उसका, कलकत्ता आवड़ा तो पता ही होगा, जमशेदपुर, जमशेदपुर, कलकत्ता। हाँ, ये सब कर्क रेखा के दक्षिण में सबसे निकटतम नगर है। और एक बात और याद रखेंगे, कर्क रेखा के उत्तर में निकटतम नगर, बेटा इन नगरों में सूर्य सीधा नहीं चमकेगा। कर्क रेखा के उत्तर में चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वहां उत्तर में नहीं चमकेगा। और इसके आप जब बहुत नजदीकी देखोगे ना, आपको दिखेगा एक एमपी में है कटनी, कटनी एमपी में है, वो इसके नजदीक है बट उत्तर में है। एक आपको याद रखना है क्या, त्रिपुरा, त्रिपुरा में आप जाओगे आपको अगरतला, अगरतला और आइजोल, अगरतला और आइजोल, आइजोल मिजोरम, आइजोल, ये इतने ही नाम याद रख लेना, ये सब उत्तर में। ये आपका सवाल बनता है जो कंप्लीट हो गया।
जाने लग गई। हो गए? शाबाश, ये भी अच्छी बात है। इतनी बातें नोट करो, जल्दी से नोट करो। हाँ, ओके। वैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा फिर भी बता दूं। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच वाला भाग होता है वो होता है उष्ण कटिबंध, और इसके ऊपर वाला होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण। तो भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का भाग तो क्या कहलाएगा? दक्षिण भाग का भाग तो कहलाएगा उष्ण कटिबंध, और उससे ऊपर का कहलाएगा शीतोष्ण। इतनी बातें लिख लो, वैसे लिखाया हुआ है। जो पहले नहीं समझ पाया वो अभी भी कैसे समझेगा फिर। करें शुरू? अगली बात करेंगे हम इसके बाद, स्टैंडर्ड मेरिडाइन ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसकी बात करेंगे हम। चलें आगे। अच्छा, तुम्हें ये तो लगता ही होगा कि जागलान सर कभी भी आ जाओ, बस आते ही लग जाते हैं पढ़ाने, और फिर डटते भी नहीं है, रुकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो घंटे से ऊपर ऊपर ही पढ़ा देता हूँ, तो आपको ये भी लगने लग जाता है। क्यों? बेटा एक बात बताऊं क्या, कोई चुटकुले, कोई डायलॉग, कोई हंसी, कोई मजाक, कोई पेपर में नहीं आएगा, और पेपर में केवल आएगी पढ़ाई। और जिसको पढ़ाई आएगी ना, और एक बार पेपर पास कर लेगा, वो जिंदगी भर मतलब ऐसे जिएगा। उसको जरूरत ही नहीं है कोई दूसरे के हंसाने की, वो अपने आप ही हंसता रहेगा। नौकरी ऐसी दवाई है, जिसको एक बार लग गई ना, तो वो जिंदगी भर अपने आप ही अंदर से हंसी आती रहेगी। तो आप इन बाकी बाहरी बातों पे ना आके, और अंदर से फीलिंग लो चीजों की, तब बात बनेगी। तो आप ऐसे इंटरेस्ट लो इन चीजों में। ये आपके सब कुछ बदलने वाला सिस्टम है। ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली चीजें हैं। चलो, आज की बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अब। और अब हमारी एक यहाँ पे देखो, ये 80, ये 40, तो यहाँ बीच में 82, और 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को जानते हो क्या आप? 82.5 डिग्री जो हमारी है, और ये आपकी, ये 82.5 डिग्री ईस्ट। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडाइन कौन सी है, मेरिडियन कौन सी है। ये सवाल पूछा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी है, तो आप बताओगे 82.5 डिग्री। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला सवाल जो बनता है, जो आपसे खूब बार पूछा गया है, वो पूछा गया, व्हाई 82.5 डिग्री हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों भारत की मानक समय रेखा को 82.5 को ही क्यों माना गया? 82.5 को ही क्यों माना गया? 82 को मान लेते, 80 को मान लेते, 85 को मान लेते, 82.5 को क्यों माना? बताओ रे, कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। नाड़ तो ला दे कुर्जी। हाँ। अरे लाओ रे एक बार, बताओगे क्या? नहीं बताओगे? कई कई टाबर तो ठोडी के नीचे भी हाथ लगा रहे हैं, कदे पढ़ने जा। वो नहीं पड़े बेटा, हाथ टाले जाए। कौन पड़ेगा? ये नहीं पड़ेगी, और ये पड़ेगी तो इस हाथ से रुकेगी भी नहीं। इसलिए इसको, हाथ को हटा के ऐसे रिलैक्स रहो। बताएगा क्या कोई? ओके, चलो मैं बताता हूं। बेटा मामला क्या है, पृथ्वी 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री, वो 4 मिनट में घूमती है। आपको भी पता है, 360 देशांतर है, और 360 देशांतर पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे की मिनट बना लो, 60 से गुणा करते ही मिनट बन जाएंगी। 6 6 36 और 6 6 24, मतलब 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है।
1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है। मतलब ये 0 डिग्री है और ये 15 है। तो आपको एक बात का बताना, यहां सूर्य 0 डिग्री पे अब चमक रहा है, तो 15 डिग्री आगे ये ये घूम के पृथ्वी 1 घंटे बाद सूर्य के सामने जाएगी। बेटा जाएगी तो पृथ्वी, सूर्य थोड़ी जाएगा। तो 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है? 4 में। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक रूल बनाया गया, इंटरनेशनल लेवल पे एक रूल बनाया गया कि कोई भी देश अपनी स्टैंडर्ड टाइम लाइन 7.5 डिग्री के मल्टीपल में बनाएगा। कोई भी देश अपने देश की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन 7.5 डिग्री के मल्टीपल में बनाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया भाई पेपर में, बहुत बार आया है। हाँ, क्यों? 1 डिग्री पृथ्वी कितने मिनट में घूमेगी? 4 में। तो 7.5 कितने में घूमेगी? 7 चौके 28 में। और आधा 2 मिनट में 30 मिनट में। मतलब किसी भी देश का समय होगा वो आधे आधे घंटे की गुणा में होगा। भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बांग्लादेश का समय ग्रीनविच से 6 घंटे आगे है। पाकिस्तान का समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है, 5 घंटे आगे है। और इधर जाओगे अफगानिस्तान का तो 4.5 घंटे आगे है। मतलब प्रत्येक देश या तो आधे घंटे या 1 घंटे के मल्टीपल में ही आगे पीछे मिलेगा, ताकि कोई इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ व्यक्ति भी समय की गणना कर सके। भारत से कोई व्यक्ति सऊदी अरब जा रहा है तो अपनी ऐसे काउंटिंग कर ले कि सऊदी अरब का समय 3 घंटे आगे पीछे है भारत से, तो मैं इतने बजे चलूंगा तो इतने बजे वहां पहुंचूंगा, ऐसी वो काउंटिंग कर ले। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक रूल बनाया गया और वो रूल कहता है कि आपकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो होगी, आपकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो होगी वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होगी, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होगी। आप टाइटल डाल ले, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? यदि इंग्लिश में लिखो तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। हाँ, लिख दी भाई? ओके। अगला सवाल, ये सबसे सही समय किसका बताती है? इसका। ये कौन है? यहां एक स्थान है उत्तर प्रदेश में और उस स्थान का नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है रे? मिर्जापुर। इस स्थान का नाम है मिर्जापुर। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, बताएंगे सर भारत की मानक समय रेखा नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? नैनी से। बताओ, नैनी से गुजरती कि मिर्जापुर से गुजरती है? अरे कहां से गुजरती है? बता दो भाई। देखो, ये 9th क्लास की बुक है, ये रही ना। देखो ये लिखी हुई, ये लिखी हुई क्या क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वूल कंट्री। आपकी गाइडों में नैनी लिखा आता है, वो गलत लिखा है बेटा। एनसीईआरटी वैलिड है, गाइड वैलिड नहीं है। इसलिए नैनी से पहली उड़ान भरी गई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच भारत में पहली हवाई यात्रा की शुरुआत हुई थी डाक सेवा के लिए। वो नैनी उसके लिए प्रसिद्ध है। यहां कौन है? मिर्जापुर। मिर्जापुर। यहां कौन है? मिर्जापुर है। तो आपको याद रखना है भारत की मानक समय रेखा कौन है? 82.5 डिग्री ईस्ट। अगली बात, भारत का समय, भारत का समय GMT, इसका मतलब होता है ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, और से प्लस
5:30 है। इसको ऐसे ही लिखना होता है कि भारत का समय GMT प्लस 5:30 है, GMT प्लस 5:30 है, ऐसे ही बताना होता है। अगली बात, भारत की मानक समय रेखा यूपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का सबसे सही समय बताती है, सबसे सही समय बताती है। मिर्जापुर का सबसे सही समय बताती है। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का सबसे सही समय बताती है। 15 मिनट और पढ़ाएंगे बस। अभी बंद कर दे क्या? बहुत हो गया क्या? अरे बहुत हो गया क्या? अरे बड़े निकम्मे का सर, हो गया बहुत। नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ। थोड़ा पढ़ेंगे है ना, थोड़ा और पढ़ा दे। ऐसे बोरिंग महसूस हो रहा है क्या? इतना इंटरेस्टेड टॉपिक है, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे ढीला मुंह मत करो, थोड़ा चौकस बनाओ, फिर बात बनेगी है ना। 10 मिनट और पढ़ा देते हैं। ओके। हाँ, भारत का मानक समय कहां से लिया गया? यूपी के मिर्जापुर से। यूपी के मिर्जापुर से लिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि मिर्जापुर में जब सूर्य एकदम सीधा सर के ऊपर चमकेगा एकदम, और परछाई दोनों पैरों के बीच में बनेगी, तब घड़ी में 12 बज जाएंगे, और पूरे देश की घड़ी में 12 बज जाएंगे। यही तो स्टैंडर्ड टाइम है, यही तो स्टैंडर्ड टाइम है। एक होता है बेटा लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब है कि जैसे आप हरियाणा के हिसार में रह रहे हो, तो आपके सूर्य एकदम सर के ऊपर सीधा चमके, तब आप अपनी घड़ी में टाइम देखोगे तो आपको टाइम मिलेगा 12:40। और ये कौन सी बात हुई? हाँ बेटा, आपका स्टैंडर्ड टाइम तो है 12:40 उस समय, और आपका लोकल टाइम है 12 बजे, क्योंकि सूर्य एकदम सर के ऊपर सीधा चमक रहा है। इसका मतलब 12 बजने चाहिए घड़ी में, बट बजे 12:40, क्योंकि आपकी घड़ी तो मिर्जापुर से चल रही है। तो मिर्जापुर वाला टाइम तो है स्टैंडर्ड टाइम, और आपके सूर्य सीधा चमका ये है लोकल टाइम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? समझ में आया क्या? हेलो। अरे वाह भाई वाह। एक दिन मैंने पहले भी एक बात बताई थी। मैं 15 साल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अब की बार 2026 जब लगी है तो 16वीं साल शुरू हो गई। मतलब मैं 15 साल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, और वो भी कोचिंग में। स्कूल में कभी पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ही नहीं। कोचिंग में 15 साल से रूटीन में पढ़ा रहा हूँ। और अब की बार एक बैच ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा नहीं आती है। बट चैलेंज है ये कि इस युद्ध को कौन जीतेगा, आप जीतोगे या मैं जीतूंगा। ये लड़ाई चल रही है कि कौन जीतेगा। अब देखते हैं, आप जीतोगे या मैं जीतूंगा, ये तो आखिर में पता चलेगा। अभी 20 घंटे की लड़ाई और चलेगी, 20-25 घंटे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप जीते या मैं जीता। यदि आप समझ गए ज्योग्राफी तो मैं जीत गया, और आपको नहीं समझ में आई तो फिर आप ही जीते, फिर तो मैं हार गया भाई। और तो क्या ही बताऊं, क्यों? पहली बार लग रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों। क्यों ही बेटा, छोटी छोटी बातें आप पकड़ते नहीं हो। अब आप लोगों को क्या होगी, हैबिट हो गई रटने की। आप ऐसे रट लेते हो भारत की मानक समय रेखा 82:30, भारत का स्टैंडर्ड टाइम। अरे तो ऐसे नहीं रटना होता बेटा। जो आप रटोगे वो पेपर में नहीं आएगा, तब क्या करोगे? बातें तो घुमा फिरा के आ जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मानक समय में कितना अंतर है? ऑप्शन नंबर 1 आ गया 2 घंटे, दूसरा आ गया 1 घंटा, तीसरा आ गया 3 घंटा, और चौथा आ गया कोई अंतर नहीं है। तो क्या उत्तर आएगा? कोई अंतर नहीं है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया है। अब आप कहोगे सर 2 घंटे का है तो सही। अरे मेरे बेटा, वो लोकल टाइम में अंतर है। यहां सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकलेगा,
गुजरात में 2 घंटे बाद में निकलेगा। ये लोकल टाइम है। अरुणाचल प्रदेश में भी घड़ी उतने ही बजाती है और उतने ही गुजरात में बजाती है। मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की घड़ी एक है, और घड़ी एक है तो वहां का स्टैंडर्ड टाइम भी एक है। और जब लोकल टाइम में अंतर पूछा जाए तो आपको बताना है कि लोकल टाइम में 2 घंटे का अंतर है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्थानीय समय से आप क्या समझते हो, स्टैंडर्ड टाइम से आप क्या समझ सकते हो। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। ओके, चलें बात में बेटा, ऐसा नहीं है गीता बेटा, बहुत सारा सिस्टम होता है, आप समझें इस बात को। ओके, जब हमारी बात आगे बढ़ी तो हम आगे बात बताएंगे क्या, कि भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है? सबसे पहले गुजरती है उत्तर प्रदेश से, दूसरे नंबर पे गुजरती है मध्य प्रदेश से, थोड़ा सा मध्य प्रदेश से गुजरती है, देखो एकदम बस बाउंड्री को टच टच कर रही है। 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ से, और 4 नंबर पे आपका उड़ीसा से, और 5 नंबर पे सीमांध्र से। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन से राज्य का सबसे सही समय भारत की मानक समय रेखा बताती है? और ये आपको चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन यही मिल गए, तो उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर आएगा छत्तीसगढ़। सर ये कौन सी बात हुई? बेटा आप देखो, ये छत्तीसगढ़ के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। पूरे राज्य का सबसे सही समय छत्तीसगढ़ का ही बताती है। मध्य प्रदेश का तो थोड़ा कोण आता है, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा आता है, दिल्ली के पास वाला तो बहुत दूर रह गया, उड़ीसा का केवल पश्चिमी किनारा आता है, आंध्र प्रदेश का केवल पूर्वी किनारा आता है। छत्तीसगढ़ की ये रेखा बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए सबसे सही समय जो बताती है वो छत्तीसगढ़ का बताती है। तेरा बोले अगर भाई मैं डर जाऊं। हाँ, अब बता, बोल बेटा, बोल बेटा बोल। सीमांदर, सीमांदर का मतलब है बेटा आंध्र प्रदेश का बचा हुआ भाग, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद बचे हुए भाग का नाम जो है वो क्या है? सीमांदर। सीमांदर नाम है बेटा ये। ओके, हेलो, ठीक है भाई, ठीक है। चलो इतनी बातें लिख दो। जल्दी लिख दो भाई, जल्दी लिख दो। लिख दिया भाई? अरे लिख दिया क्या? अब्बास, हाँ नाड़ ने बेटा थोड़ी थोड़ी हला लिया करो, मैं तारकनी देख तो रही जाऊं, तो मैंने लागे कि लिख लियो। हाँ, शाबाश। अब हम चलेंगे आगे। आगे हमारी एक बात और होगी, कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है। तो ये मैं आपको लॉन्गिट्यूड में पढ़ा चुका हूं। रूस, रूस में पहले 11 स्टैंडर्ड टाइमलाइन थी, अभी 9 है। कनाडा, यूएसए, यूएसए में 5 है अभी भी। हमारे देश में भी 2 बनाने की बात चल रही है। क्यों? तो गड़बड़ तो है ही। आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में गर्मियों में दिन लगभग लगभग 4:30 बजे निकल जाता है, तो मतलब वहां के स्कूल वगैरह जो है वो 5:30 बजे लग जाते हैं। तो इंडिया के साथ उनकी मैचिंग नहीं बैठ पाती है, टाइम की, ऑफिशियल जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं उनकी। तो इसलिए 2 स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाने की बात इंडिया में चल रही है। ये बात आपको मैंने बताई दी। हाँ, अब हम चलेंगे आगे और हम बात करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके, वो क्या आ सकता है? भारत के
पूर्वी बिंदु किबिथु में सूर्योदय 5:40 AM पर होता है तो गौर माता गुजरात में सूर्योदय होगा। गौर माता गुजरात में सूर्योदय कब होगा? पूर्वी बिंदु किबिथु में सूर्योदय 5:40 AM पे होता है तो गौर माता में सूर्योदय कब होगा? अब आपको ऑप्शन देंगे 5:40 AM, 7:40 AM, तीसरा ऑप्शन 3:40 AM, चौथा ऑप्शन 7 AM। कब होगा भाई? हाँ, तो इसमें इधर होगा। क्यों बेटा? आपको याद रखना है कि पहले सूर्य निकलेगा किबिथु में, फिर निकलेगा गौर माता में, तो आपको गुजरात की तरफ जाना है तो जोड़ देना है समय। सूर्य निकलने की बात है, वैसे तो समय कम होता है पश्चिम में, बट सूर्य बाद में निकलेगा तो जोड़ देंगे, और पूर्व में जाएंगे तो सूर्य पहले निकलेगा इसलिए घटा देंगे। एक बात। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा आया था, निम्न में से कौन सा देशांतर किसी देश की मानक समय रेखा नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चन है कि कौन सी, निम्न में से कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका क्या नहीं है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं है। इसमें एक ऑप्शन था 82.5 डिग्री ईस्ट, एक था 90 डिग्री ईस्ट, एक था 135 डिग्री ईस्ट। ये क्वेश्चन सेम एग्जाम में जैसा आया ना, मैं वही बता रहा हूं आपको। और एक था 142 डिग्री ईस्ट। अब बच्चों को पता ही नहीं चला उत्तर क्या आना है। 135। इस आवाज मनीष सर जैसी लग रही है, कहां से आ रही है? 135 कैसे नहीं होगा? 135 तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगी है? ये नहीं होगी, ये नहीं हो सकती बेटा। 135 जो है वो 7.5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी, पूरी पूरी होगी, तो जो 7.5 से पूरी पूरी भाग जाएगी वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन होगी। जो पूरी पूरी नहीं जाएगी वो नहीं होगी। और 142 नहीं जाएगी, 142.5 होती तब पूरा पूरा डिवाइड होती। तो ये आपकी जो है वो मानक समय रेखा नहीं हो सकती है। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? सच्चा है, क्लास बंद करा, मजाक की बात को नहीं। लो भाई, छोड़ दिया पेन, देख लो पेन वाला हाथ खाली कर दिया, वहां रख दिया, अब नहीं पढ़ाएंगे। बड़े अच्छे बच्चे हैं ना, चलो शाबाश। और कोई बात है तो बताइए। यहां तक की बात हमारी कंप्लीट होगी, कल हम इससे आगे की बात करेंगे। आज के लिए यहां इतना ही है। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है